अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को लेके कि किस तरह से आपकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। एकदम से ये चेंज नहीं आता है, आप लोगों को वो फील ही नहीं होते, वो छोटे छोटे चेंजेस आपके अंदर आ रहे होते हैं लेकिन आप लोग उसे नोटिस नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से वो फिर कंप्लीट डिमेंशिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं डिमेंशिया से पहली स्टेज क्या होती है, और इससे भी पहली, इसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को। अब इससे भी पहले की स्टेज जो सी होती है वो ब्रेन फॉग होती है। ये आज के इस वीडियो में सारा समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग जिनको ये इशू हो चुका हुआ है वो किस तरह से अपना ये रिवर्स कर सकते हैं, और जिनको नहीं हुआ है और उसके सिम्टम्स इसके क्या होते हैं कि ये लोग इस बीमारी की तरफ जाने वाले हैं और वो अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करेंगे, ये विटामिन्स लेंगे, ये डाइट लेंगे, जो डाइट एक्सक्लूड करनी है। क्योंकि मैं ये तो आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने इसके लिए आप लोगों ने ये खुराक खानी है, लेकिन जब तक जो रीज़न बन रही है खुराक, उसको ख़राबी की वजह बन रही है, उसको भी आप लोग बाहर नहीं निकालेंगे अपनी लाइफ में से, तो वो उसका कंप्लीट सलूशन नहीं निकलेगा। तो इस वजह से अगर किसी चीज़ को आप लोगों ने ठीक करना है तो आप लोगों को जो चीज़ ऐड करनी है तो एक्सक्लूड भी करनी है उसमें से वो चीज़ें, ठीक है। तो ये आज आप लोगों ने सारा समझ के तो अपनी लाइफ में आप लोगों ने खुद चेंज लेके आना है। आप लोगों को इसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे लाइफ में जाके। और ये बहुत कॉमन हो गई हैं ये चीज़ें, याददाश्त जो सी है वो जाना, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल, हमारी डाइट जो सी है वो इतनी ख़राबी की तरफ आ चुकी है कि ये अब ये नहीं, पहले के ज़माने में क्या होता था, बहुत बुरी एज में जाके ये सारे सिम्टम्स आते थे और ये वजह नज़र आती थी। लेकिन अब यंग लोगों में ही ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया, स्पेशली फीमेल्स में। ब्रेन फॉग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं पूरी डिटेल आप लोगों को बताती हूँ। हिप्पोकैम्पस हमारे नेचर ने दोनों, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे दोनों साइड पे होते हैं। एक बैकअप के लिए होता है, लेकिन हम लोगों ने तो दोनों ही ख़राब किए होते हैं अपनी डाइट को ख़राब करके। तो अब इसमें क्या होता है, अब ये गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। इसमें बैड न्यूज़ ये है कि इसमें जो पहला फैक्टर आ जाता है हमारी एज, ठीक है। जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है, एज ज़्यादा होने के साथ साथ जो सा है इसका साइज़ श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना ये शुरू हो जाता है। जब ये सिकुड़ना शुरू होता है तो फिर वो मेमोरी में थोड़ा इस तरह से थोड़ा डिस्कनेक्शन और वो थोड़ा भूलना, वो सारा स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन अगर आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को, जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड रखेंगे स्टार्ट से ही, तो आप लोगों को एज के साथ भी जो सा है वो चीज़ें याद रहेंगी, आपकी मेमोरी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने एक ये एज फैक्टर को बीच में, एज फैक्टर एक है ये चीज़ के इसकी वजह से है, लेकिन जो लोग अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे उनके लिए एज फैक्टर भी कोई मायने नहीं रखेगा। और आप लोग मेरे चैनल के साथ मुझे लेके सारा कुछ लेके चल के देखेंगे कि एज फैक्टर को हम लोग पीछे कर देंगे और अपनी हम डाइट से अपनी हेल्थ को किस तरह से बिल्कुल यंग की तरह लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ठीक है, अब ये एज फैक्टर में सिकुड़ना स्टार्ट होता है। नंबर 2 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसे कि लोग नोटिस ही नहीं करते हैं, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। लोगों ने ऑक्सीजन को वो अश्योर ही नहीं करते हैं कि ऑक्सीजन हम जहाँ घर के अंदर या ऑफिस में अपने एनवायरनमेंट में देख नहीं रहे होते कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है, ठीक है। और वो उनको फील ही नहीं होता है। ये चीज़ें आप लोग फील करना स्टार्ट करें, आप लोगों को पता चले। जब आप लोग रात को सोएं, अपने रूम का जो सा टेम्परेचर है उसको देखने से पहले आप अपनी ऑक्सीजन को वो करें कि मेरे रूम में ऑक्सीजन मुझे सप्लाई मिलेगी रात के टाइम। जो रात को जिन लोगों को नींद भी नहीं आती, आंख खुल जाती है, अक्सर उनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है रूम में, तो उसकी वजह से उनकी वो नींद जो सी है वो डिस्टर्ब होती है। तो ऑक्सीजन को, और जो बच्चों में आजकल, और सांस लेने का तरीका जो सा है वो नाक के थ्रू सांस नहीं लेते हैं, और हम लोगों के जो सांस लेने के तरीके में भी जो सा है वो मुंह के थ्रू सांस लिया जा रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाती है। नाक के थ्रू सांस लेना है ताकि ऑक्सीजन जो सी है वो हिप्पोकैम्पस तक पहुँचे, जो ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारी याददाश्त से रिलेटेड है, जो इसको लॉस हो रहा होता है, वहाँ पर इसका श्रिंकेज हो रहा होता है, वो ऑक्सीजन की कमी से वो तभी ठीक होगा। आप लोग अपने ब्रीदिंग को वो ठीक करेंगे, और वो उसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस को आप लोग अपने चेक किया करें, अपने घर में जो सा खिड़कियाँ खोला करें। वो एक ज़्यादा सर्दी में जो बंद करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अब मौसम चेंज हो चुका हुआ है। आप लोगों ने अपनी ऑक्सीजन का ख्याल रखना है कि हम मिल रही है हमारे घर में, रूम में सोते हुए, ये चीज़ें ऑफिस में बैठे हुए हैं, इन चीज़ों को थोड़ा वो रियलाइज़ इन चीज़ों को किया करें, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करना है आप लोगों ने। उसके बाद आ जाता है ग्लूकोज
का ज़्यादा होना, ठीक है। अब ग्लूकोज का, शुगर का ज़्यादा होना, ग्लूकोज का ज़्यादा होना, जो लोग अब डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी हुई है, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं उनका हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने के, ठीक है, और उनकी याददाश्त का इशू बनने के। और इसी वजह से उन लोगों को, वो लोग नोट भी अगर करेंगे तो उनको ब्रेन फॉग भी ज़्यादा होते होंगे। अब ब्रेन फॉग सबसे पहली निशानी है। ब्रेन फॉग में क्या होता है, अगला बंदा आप लोगों से बात कर रहा है, आप लोगों से सुन भी रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो भी दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन समझ नहीं आ रही ये बोल क्या रहा है। उसके मुंह हिलता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा, लेकिन आप लोग उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपके सामने बोल रहा होगा और आप कोशिश भी कर रहे होंगे, और आप ये इस टाइम पे जान भी रहे होते हैं कि मुझे इसकी बात समझ नहीं आ रही है, ये क्या कह रहा है। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो वो इसे ब्रेन फॉग कहते हैं कि अगला बंदा बोल रहा है, आप लोगों को समझ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं कि आवाज़ की क्लियरेंस नहीं है, आप लोग उसके वर्ड्स को अपने माइंड में उनके वो ले जाके और उसको वो मीनिंग देना, जुमले को एक मीनिंग देना नहीं दे पा रहे होते, ठीक है। ये ब्रेन फॉग होता है। और ये जिनको डाइजेशन का इशू है, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, उन सब में जो सा है ये प्रॉब्लम पाया जाता है। और ब्रेन फॉग से ही फिर आगे इसका स्टार्ट होता है। अब होता क्या है, जब आप लोग ज़्यादा शुगर लेते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं, जब बॉडी में ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज का स्पाइक आता है। जब स्पाइक आता है तो फिर वो पेंक्रियाज जो सा है हमारा, जो कि ये लेफ़्ट साइड पे इस जगह पे, इधर हमारा वो लीवर होता है, लीवर के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पर बाइल उसके नीचे होता है, उसके नीचे जो सा है वो पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज ने रिलीज़ करना होता है इंसुलिन को। जब ग्लूकोज अंदर जाता है, पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करता है, इंसुलिन आती है। इंसुलिन क्या है, इसे फैट स्टोरेज हार्मोन कहते हैं। अब ये इसने डिवाइड करना होता है, जो ग्लूकोज है उससे डिवाइड करना होता है, किस में जाके, ये सेल्स में भेजेगी। अब सेल को जितनी ज़रूरत होगी यूज़ करने के लिए वो उतनी रखेगा, उतनी यूज़ करेगा। बाकी की कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी, ग्लूकोज लीवर में जाएगा। उसके अलावा बाकी का जाके वो फैट में स्टोर करके हमारे हिप्स एरिया में, ये बाजुओं में और ज़्यादा बेली एरिया में जाके वो वहाँ पे फेंकता जाता है, ठीक है। तो ये 3 जगहों पे वो फेंकेगा इसको, अगर वो एक्सेस अमाउंट में आप लोग लेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज और इंसुलिन आपकी बॉडी में मूव कर रही है और ये डैमेज कर रही है आप लोगों की नर्व्स को, ठीक है। इसमें आप लोगों की नर्व्स का कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ जो डिस्कनेक्ट हो रहा होता है, ये सारा इशू बन रहा होता है। ब्रेन फॉग आ रहे होते हैं आपकी बॉडी में, ग्लूकोज ज़्यादा फिर रहा होता है इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से। इंसुलिन क्यों ज़्यादा पेंक्रियाज बनाता है, आप लोग जब मीठा खाते हैं तब वो, जब भी आप लोग ये याद रखें कि आप लोग जब भी वो मीठा खाएंगे, ग्लूकोज लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, इसमें शुगर भी आ जाती है, आपके वाइट आटा, मैदा से बनी हुई सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, रोटियां भी आ जाती हैं इसमें। तो वो जब आप लोग खाएंगे, फ्रूट्स भी आ जाते हैं इसमें, जब खाएंगे तो वो जाके सिग्नल फ़ौरन पेंक्रियाज को देके तो इंसुलिन रिलीज़ कराता जाएगा और आपकी बॉडी में वो स्टोर होती रहेंगी सारी चीज़ें, और वो उसकी वीकनेस करती जाएंगी, आपके हिप्पोकैम्पस को श्रिंक करवाती जाएंगी, ठीक है। ये इसका इस तरह से कनेक्शन बन रहा होता है जिस्म के अंदर। तो आप लोगों ने अपने ग्लूकोज लेवल को भी नीचे लेके आना है, रीज़न इसकी ग्लूकोज भी है। उसके बाद ब्रेन को B1 डेफिशिएंसी, ठीक है ना। अब ग्लूकोज की ज़्यादती और B1 की कमी, ठीक है। विटामिन B1 जो सा है बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन से फिर उन लोगों की आगे बवासीर का इशू चला जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मुझसे ये कॉन्स्टिपेशन और बवासीर का कर रहे होते हैं बात, वो लोग अपना विटामिन B1 को ठीक करें, ठीक है। और डाइट के थ्रू ठीक करना है, आप लोगों ने सप्लीमेंट नहीं लेना है। B1 की जो सी डेफिशिएंसी है वो भी इसके श्रिंकेज की वजह बन रही होती है। अब उसको मैं सारी बाद में बताती हूँ कि इन डेफिशिएंसीज को हमने किस तरह से पूरा करना है। तो B1 को का भी आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ विटामिन हमारे ब्रेन को, हमारे हिप्पोकैम्पस को जाके अफेक्ट करता है, वो डेफिशिएंसी है विटामिन D की, विटामिन D3 की, ठीक है। विटामिन D3 की जो सी डेफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। इसका कंसेप्ट ही नहीं लोगों को था। अब मैंने चैनल के थ्रू जब मैं आई हूँ तो मुझे पता चला है कि लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हम लोगों ने विटामिन D3 भी लेना है। अब हमारे पाकिस्तान और इंडिया में 98% जो उनसे लोग हैं वो विटामिन D3 डेफिशिएंट हैं, ठीक है। विटामिन D की डेफिशिएंसी इस कदर है और इसका इम्पैक्ट, ये सिर्फ एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के जो याददाश्त है, शॉर्ट टर्म मेमोरी
मेमोरी लॉस है, ब्रेन फोग है, इससे रिलेशन है आपका विटामिन डी का। तो अब इसके अलावा विटामिन डी के और बहुत ज़्यादा फंक्शन है और डेफिशिएंसीज हैं। आप मेरा वो वाला वीडियो भी सुनेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा ये कितना ज़रूरी है। और 98% लोग इसमें डेफिशिएंट हैं और ये खुराक से पूरा नहीं हो पाता है। और इसके लिए हमें प्रॉपर सूरज की रोशनी चाहिए होती है और वो भी लीवर तब बनाएगा जाके हमारे लीवर में, अगर कोलेस्ट्रॉल अच्छी क्वालिटी का होगा वहाँ पे मौजूद, तब वो जाके कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में कन्वर्ट करता है, हमारी बॉडी में होता है। लेकिन हम लोगों की स्किन इसमें मैटर कर जाती है। हम लोग अपनी स्किन को, यानी कि तभी आपकी सूरज की छाएं पड़ पाएंगी जब आप लोग उसको नंगा स्किन करके आप सूरज की रोशनी लगवाएंगे। हमारे लिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा वो सूरज की डायरेक्ट छाएं हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं। वो ये जो छाइयाँ पड़ रही होती हैं और ये सारा स्किन डैमेज हो रही होती है, एस्ट्रोजन उसमें ख़त्म हो रहा होता है, ये सूरज की रोशनी की वजह से डायरेक्ट पड़ने से भी होता है। तो इस वजह से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उस तरह से विटामिन D3 सूरज से हासिल कर सकें। ये कि 10 मिनट की आप लोग सुबह के टाइम जो सी सूरज की रोशनी है वो खुद को लगवा सकते हैं, जो सुबह 5 बजे की किरणें होती हैं, ठीक है, जिनमें ज़्यादा वो शिद्दत नहीं होती है, वो वाली आप लोग सूरज की किरणें लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग इसे सप्लीमेंट के थ्रू ही पूरा करेंगे। इसके लेवल अगर आप लोगों को रिपोर्ट के ऊपर, मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, अगर रिपोर्ट के ऊपर लिखा होगा ना कि 47% मैक्सिमम होने चाहिए, 45% मैक्सिमम होना चाहिए विटामिन डी, तो आप लोगों ने उसमें नहीं जाना। आप लोगों ने अपने लेवल जो से 50 to 70 रखने हैं। 70 तक आप लोगों ने अपने लेवल लेके जाने हैं, हाई लेवल पे विटामिन डी को रखना है। और इसकी जो अब जो प्रेजेंट दौर में इसकी आ रही रिसर्चेस के मुताबिक इसकी डोज आ रही है कि हम लोगों को पर डे कितना चाहिए होता है, वो 10,000 IU चाहिए होता है पर डे। और ये फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसके वो खाने से पहले आप लोगों ने अपने नाश्ता जो सा है वो आप लोगों ने कोकोनट ऑयल, देसी घी, मक्खन, अंडों का किया हो ताकि ये एब्जॉर्ब हो सके। फ़ायदा क्या, जब आप लोग खाएंगे और आप लोगों में गुड फैट ही नहीं होंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, तो फिर खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एब्जॉर्ब तभी, फैट सॉल्युबल का ये मतलब होता है कि फ़ैट हो और उसके अंदर जाके ये एब्जॉर्ब होगा। हल्दी भी इसी तरह से, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके लिए अपने गुड फैट लेके फिर आपने अपना विटामिन D3 लेना। ये हो गई बात विटामिन D3 की। अब जिंक जोन्स है वो उतना ही इम्पोर्टेंट जिंक भी है। जिंक का रिलेशनशिप ये इसके साथ बन रहा होता है विटामिन डी के साथ, क्योंकि जिंक जोन सा है ये मिनरल है, ठीक है। ये हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं ये ट्रेस मिनरल्स। थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, हमारा जिस्म खुद पैदा नहीं कर पाता है, तो ये हमें डाइट के थ्रू ही लेना होते हैं। ये क्या है, रिसेप्टर्स छोड़ते हैं जिंक जाके। रिसेप्टर्स होते हैं जो विटामिन डी आप लोग खाएंगे वो गेट पास खुलेगा सेल के अंदर, तो वो सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिंक का जो सा कनेक्शन भी इसके साथ हमारे हिप्पोकैम्पस के साथ बनता है। आप लोगों ने जिंक को भी अपने लेवल को भी अपनी बॉडी में अच्छा रखना है ताकि वो आप लोगों का श्रिंकेज वो ख़त्म हो, ब्रेन फोग आप लोगों का ख़त्म होए। अब इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपने ऑक्सीजन लेवल को, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को लेके आना है, एरोबिक, एनोरोबिक, ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन जो तेज एक्सरसाइजेज करते हैं, हिट एक्सरसाइजेज हो गई, उनमें ऑक्सीजन जो सी है वो जिस्म के अंदर नहीं जा पाती है। आप लोगों ने अगर आप लोग हिट करते हैं उसके साथ आप लोगों ने इस चीज़ की गारंटी करनी है कि वीक में आप लोगों की ऐसी एक्सरसाइजेज भी हों जिसमें ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जा सके, ठीक है। वो जो स्लो मोशन में आप लोग वो कर सकें। स्ट्रेचिंग हो गई, डीप ब्रीदिंग करते हुए, डीप ब्रीदिंग एक अलग से आप लोगों ने करनी है। मेरे चैनल पे सारी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, ठीक है। डीप ब्रीदिंग की भी हैं, हिट एक्सरसाइजेज भी हैं और डंबल एक्सरसाइजेज भी हैं। सारी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। एक्सरसाइजेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। बहुत आपके ये ब्रेन फॉग और ये सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जो ये सारा इंसुलिन की डिस्टर्बेंस है, इंसुलिन ठीक होएगी, ग्लूकोज का लेवल ठीक होगा, तो आपके ये इशू भी सही होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अपने वो डीप ब्रीदिंग भी करनी है और वॉक जो सी है वो भी बहुत अच्छी वो एक्सरसाइज है ऑक्सीजन को जिस्म में ले जाने के लिए। तो आप लोग अपने वॉक को भी रखा करें। रात के खाने के बाद तो मैंने आप लोगों को कहा ही है, लेकिन मॉर्निंग में भी आप लोगों ने हफ्ते में 1-2 दिन रखा करें। सुबह की जो ताज़ा हवा की जो वॉक, ताज़ा हवा में जो ऑक्सीजन मिलेगी वो फ्रेश होगी, साफ़ सुथरी होगी, वो आप लोगों ने हफ्ते में 1-2 दिन अपनी वॉक मस्ट किया करें। ये हो गई आपकी ऑक्सीजन की कमी पूरी। B1 जो सा है, विटामिन B1 आप लोगों ने डाइट के थ्रू ही लेना है। इसमें होल ग्रेन आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अब B1 को ख़त्म कौन करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो वाइट आटा है, मैदा है, ये शुगर है,
ये फ्रूट्स हैं के थ्रू, फ्रुक्टोज जो उसके थ्रू जाता है, ये सारे जो कार्ब्स हैं ये B1 को ख़त्म करते हैं। एक तो हम पहले ही डेफिशिएंट होते हैं इसमें, और दूसरा ये चीज़ें जो सी हैं वो उसको जाके डिप्लीट कर रही होती हैं, B1 को ख़त्म कर रही होती हैं। तो आप लोगों को देखो कितना फ़ायदा होगा अगर आप लोग कार्ब्स छोड़ेंगे, शुगर को छोड़ेंगे, तो आप लोगों को एक तो जो सा है वो आपका ग्लूकोज इंसुलिन ठीक होगी, दूसरा आपका B1 आपके अंदर जो आप खुराक के थ्रू ले रहे हैं कम से कम वो आपको लगेगा तो सही ना, वो उसे ये ख़त्म नहीं करेगा, डिप्लीट नहीं होगा, जिस्म से खारिज नहीं होगा जो कि ये कार्ब्स कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इतना फ़ायदा है ये शुगर को छोड़ने का। ये तो चंद एक दो फ़ायदे हैं। मेरे शुगर वाला वो आप लोगों ने वीडियो भी सुनना है, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप लोग और हम लोग समझ रहे होते हैं ये हमें एनर्जी लेवल दे रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने वीकनेस फील कर रहे होते हैं, तो वो जो चीनी घोल के वो उसमें दही में, चाय में उनको हो रहा होता है कि हमें एनर्जी देगी, वो उल्टा नुकसान कर रही होती है। आपके जो अंदर जो एनर्जी जो आपके बी कम्प्लेक्सेस हैं उसे भी ख़त्म कर रही होती है। तो इस वजह से आप लोगों ने मैं बता रही हूँ कि बी कम्प्लेक्सेस B1 आप लोग को कहाँ से मिलेगा। B1 आपको होल ग्रेन जो से हैं, जौ का आटा हो गया, गंदम जिनको वो इंटॉलरेंस नहीं है ग्लूटेन, तो वो गंदम का आटा यूज़ करते हैं, तो वो लोग चक्की का आटा यूज़ करें और होल ग्रेन यूज़ करें। पता है एक मज़े की बात मैं आप लोगों को साथ वो शेयर भी करूंगी, अगर आप लोग आटों की बजाय होल ग्रेन पे आ जाए ना तो वो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो जब अब की जो चक्कियाँ हैं वो उसके जो छिलका होता है वो उसको भी ग्राइंड कर देती हैं, उसको पीसते हुए वो भी साथ में ही चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग उसको बॉयल करके उसको जौ को फ़र्ज़ करें, साबुत जौ ले लिए आप लोगों ने, उसे बॉयल करके स्टीम करके उसे अगर आप लोग अपने खानों के साथ स्पून के साथ सालन के साथ साथ में दही मिला कर ये चीज़ें खाएंगे तो वो B1 आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से ही वो बाजरा हो गया उसको भी बॉयल करके आपको करेंगे। मैं आपको ये रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये अब के दौर की ये रिक्वायरमेंट बन गई है कि आप लोग चम्मच के साथ, पहले होता था रोटियों के साथ सालन खाना है, आप लोगों ने अब चम्मच के साथ खाना खाने की आदत बनाई। ठीक है, अगर आप लोग 2 मील लेते हैं, और ये बहुत इजी है, ये सारा मैं आप लोगों को सिखाऊंगी किस तरह से आप लोगों ने इसकी तरफ आना है। तो आप लोगों ने B1 को अपना करना है कि किस पूरा करना है। इसके अलावा आप लोगों को जिंक जो सा है वो पम्पकिन सीड वगैरह से आप लोगों को पूरे करने हैं। पम्पकिन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, इनको सीड्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी मिकदार में हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा रेड मीट में पाया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को जिंक रेड मीट से भी मिल जाएगा, पम्पकिन सीड से भी मिल जाएगा, ये आप लोग सीड्स भी ऐड कर लेंगे और साथ में अपना रेड मीट भी डेली बेस पे थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कर लेंगे तो आप लोगों का ये जिंक भी पूरा हो जाएगा। विटामिन D3 के लिए मैंने आप लोगों को सप्लीमेंट बता दिया है कि वो आप लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू पूरा करना है। और ये सारी चीज़ें, और आप जिस तरह से लिवर है ना, लिवर को हम लोग दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। अगर किसी का लिवर डैमेज हो चुका हुआ है तो वो 3 साल में नया लिवर बन जाता है। इसी तरह से हिप्पोकैम्पस जो सा है रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अब वो रीजनरेट करने के लिए उसको ये सारी चीज़ें करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कीटोन्स, उसमें जो हमारा ब्रेन है कीटोन्स को लाइक करता है। कीटोन्स क्या होते हैं, जब हम फैट खाते हैं उसके फैट को बर्न होने के नतीजे में जो यूनिट निकलता है ना उसे कीटोन कहते हैं। अब वो उससे एक तो एनर्जी 2 तरह से जा सकती है ना, एक ग्लूकोज से जा सकती है ब्रेन को एनर्जी, एक कीटोन से जा सकती है। कीटोन्स मैंने बताया कि फैट जो खाएंगे उसके नतीजे में जो बर्न होकर जो हमें यूनिट मिलेगा वो कीटोन होगा, वहाँ से एनर्जी। तो ब्रेन जो है वो दोनों में से जो लाइक करता है ना, कीटोन्स को लाइक करता है। तो अब वो ये कीटोन्स किस तरह से मिलेंगे, आप लोग फैट, गुड फैट खाते जाएंगे, वो ठीक है, वो अच्छी है गुड फैट खाना, लेकिन अपने हाई लेवल पे खुद को ले जाने के लिए आप लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग हिस्सा बनाना पड़ेगी। अब तो रमज़ान भी आने वाला है, फास्टिंग जो प्रॉपर है वो 30 दिन आप लोग करेंगे, वो भी बहुत अच्छी होगी इसके लिए। और इसके अलावा आप लोग इसके अपने लाइफस्टाइल आप लोग अपना बना लें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना हिस्सा बनाएं कि रात के खाने से सुबह के नाश्ते के दरमियान लंबा वक्फा दें आप लोग। उस दौरान आप लोगों ने सिवाय पानी के, और मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है, उसके अलावा आप लोग टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ये चीज़ें आप लोग लेके, और बीच में कुछ नहीं और खाना आप लोगों ने। ठीक है, तो अब इस दौरान आप लोग जो सा है वो अपना जो ब्रेक है, जो ब्रेकफास्ट है जो आप लोग करेंगे, जो पहला आपका खाना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद, अगर उसमें गुड फैट होंगे तो उसके नतीजे में जो कीटोन्स पैदा होंगे वो जाके ब्रेन को डायरेक्ट लगेंगे। ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो भी एक्टिवेट करती है कीटोन्स को, तो वो आप लोगों के जिस्म में मौजूद होंगे तो वो होगा ना, यानी कि आप लोगों ने कार्ब्स कम करेंगे, गुड फैट बढ़ाएंगे अपने उसमें। और फास्टिंग को, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो सी है ये इसके लिए ब्रेन हेल्थ के
लिए बहुत अच्छी है ये। और हम लोगों को तो ये इस्लाम ने फास्टिंग दी है ना, तो ये जो रिसर्चेस के थ्रू उन्होंने सारा वो निकाला है इसका निचोड़ फास्टिंग का, कि वो ब्रेन के लिए हम लोग समझ रहे होते हैं कि फाका करके या ना खा के हमारे ब्रेन को कुछ डैमेज होगा या कुछ हम लोगों को कमज़ोरी होगी, बल्कि इसके नतीजे में मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के आपका ब्रेन फॉग ख़त्म होगा। आप लोग ये रमज़ान में रखेंगे रोज़े, अपने कार्ब्स को कम करिएगा, फिर अपने एनर्जी लेवल चेक करिएगा कि कहाँ पे जा रहे हैं। और उसके बाद भी आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आप लोगों ने इसी तरीके से करेंगे तो आप लोगों की ये ब्रेन फॉगिंग और आप लोगों के ये सारा यादाश्त का ये सारी चीज़ें आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों की बॉडी की टोन पर चलने की आदी हो जाएगी। तो ये मैं आप लोगों की इंटरमिटेंट फास्टिंग की सारी वीडियोज़ आएँगी, मैं आप लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा काम करने वाली हूँ और आप लोगों को कंप्लीट सिखाने वाली हूँ कि हम लोगों ने अपनी बॉडी को किस तरह से सिखाना है कि कीटोन्स पे चले वो, और किस तरह से हमने अपनी बीमारियां रिवर्स करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के। ये सिर्फ रमज़ान में नहीं होगी, ये हमारी थ्रू आउट द ईयर ये सब चलेगी। और इसमें हम लोग अपने एनर्जी लेवल देखिएगा कि यहाँ पे आएंगे। अल्लाह हाफिज़। इसे शेयर करें, बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है।